माया पंछी का समूह। अध्याय 5। माया पंछी का समूह। तुम्हारी माँ? सीरियस ने कहा। हाँ, वो बूढ़ी औरत मेरी माँ है। हम 1 महीने से और उनकी तस्वीर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है उन्होंने कैनवास के पिछले हिस्से को स्थायी सम्मोहन से चिपका रखा है। चलो, उन लोगों के दोबारा जागने से पहले हम जल्दी से नीचे चलते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? हैरी ने हैरान होकर पूछा। वो जब हॉल के दरवाजे से निकलकर पत्थर की सकरी सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगे, बाकी लोग उनके पीछे थे। सीरियस ने कहा, क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये मकान मेरे माता पिता का है? ब्लैक खानदान का आखिरी वारिस होने के नाते अब ये मेरा मकान है। मैंने मुख्यालय बनाने के लिए इसे डंबलडोर को सौंप दिया है। मैं यही एक उपयोगी काम कर सकता था। हैरी को इससे बेहतर स्वागत की उम्मीद थी। उसका ध्यान इस तरफ गया कि सीरियस की आवाज़ कितनी सख्त और कटु थी। वो अपने गॉडफादर के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरा, एक दरवाजे से होकर तल घर में बने किचन में पहुंच गया। यहाँ भी ऊपर के हॉल जितना अंधेरा था। ये एक गुफा जैसा कमरा था जिसमें खुरदुरे पत्थर की दीवारें थीं। ज़्यादातर रोशनी कमरे के दूर वाले कोने पर बनी बड़ी अंगीठी की आग से आ रही थी। पाइप का धुआं हवा में लहरा रहा था, जिसके बीच से छत से लटकते लोहे के भारी बर्तन दिख रहे थे। मीटिंग के लिए कमरे में बहुत सारी कुर्सियां ठूस दी गई थी और उनके बीच लकड़ी की एक बड़ी टेबल रखी हुई थी। टेबल पर बहुत से चर्मपत्र, प्याले, शराब की खाली बोतलें और चीथड़े के ढेर जैसी कई चीजें पड़ी थी। टेबल के एक कोने पर मिस्टर वीजली और उनका सबसे बड़ा बेटा बिल सिर सटाकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दुबले और लाल बालों वाले मिस्टर वीजली गंजे हो चले थे। उन्होंने सींग के फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। मिसेस वीजली ने अपना गला खंखारा, जिससे उनके पति चौंक गए, मुड़कर देखा और उछलकर खड़े हो गए। हैरी! उसका स्वागत करने के लिए मिस्टर वीजली ने जल्दी से आगे आते हुए कहा और उससे कसकर हाथ मिलाया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उनके कंधे के ऊपर से हैरी ने देखा कि बिल के लंबे बाल अब भी पोनीटेल में बंधे हैं। वो टेबल के चर्म पत्रों को जल्दी जल्दी समेट रहा था। बिल ने एक साथ 12 चर्म पत्रों को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, सफ़र ठीक रहा हैरी। बावरे नैन तुम्हें ग्रीनलैंड तक घुमाकर तो यहाँ नहीं लाए? उन्होंने कोशिश तो की थी, टोंक्स ने कहा, जो बिल की मदद करने के लिए आगे आ गई थी। इस कोशिश में उसने आखिरी चर्म पत्र पर एक मोमबत्ती गिरा दी। ओह नहीं, माफ़ करना। ओह डियर, मिसेस वीजली ने चिढ़ते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी लहराकर चर्मपत्र को ठीक कर दिया। मिसेस वीजली की छड़ी की चमक में हैरी को दिख गया उस चर्मपत्र पर किसी इमारत का नक्शा था। मिसेस वीजली ने उसे नक्शा देखते हुए देख लिया। उन्होंने टेबल पर से नक्शा उठाकर बिल के हाथों में लदे सामान पर रख दिया। फिर वो बोली, मीटिंग खत्म होने के बाद इस तरह की चीज़ों को तत्काल हटा दिया करो। इसके बाद वो पुराने ड्रेसर में से डिनर की प्लेटें निकालने लगी। बिल अपनी छड़ी बाहर निकाल कर बुदबुदाया, लुप तो चर्मपत्र फौरन गायब हो गए। बैठ जाओ हैरी, सीरियस ने कहा। तुम मंदंगस को तो जानते ही होगे। हैरी जिसे चिथड़ों का ढेर समझ रहा था, उसने खर्राटा लिया और एक झटके से जाग गया। किसी ने मेरा नाम लिया? मंडंगस नींद में बोला। उसने एक बहुत मटमैला हाथ हवा में उठा दिया, जैसे वोट दे रहा हो। उसकी उनीदी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही थीं। जिनी हंस पड़ी। जब सभी टेबल के चारों तरफ बैठ गए तो सीरियस बोला, मंडंगस, मीटिंग खत्म हो गई है, हैरी आ गया है। अच्छा। मंडंगस अपने बिखरे बालों के बीच से हैरी को देखते हुए बोला, ओह हाँ, सचमुच आ गया है। तुम ठीक हो हैरी? हाँ, हैरी ने कहा। मंडंगस ने हैरी को एकटक देखते समय अपनी जेब टटोली। उसमें से एक गंदा सा काला पाइप बाहर निकाला। उसने पाइप को मुंह में फंसाया, छड़ी से उसे सुलगाया और सांस खींची। कुछ ही सेकंड में वो हरे धुएं के बड़े बड़े बादलों में घिर गया। बादलों के बीच वो बोला, माफ़ी चाहता हूँ। मिसेस वीजली गुस्से में बोली, मंडंगस, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मेरे किचन में पाइप मत पिया करो, खासकर जब हम खाना खाने वाले हों। ओह, मंडंगस ने कहा, ठीक है, माफ़ करना मौली। जब मंडंगस ने दोबारा जेब में पाइप रख लिया तो धुएं के बादल गायब हो गए, लेकिन इसके बाद भी जलते मोजों जैसी तीखी बदबू आती रही। और अगर आधी रात के पहले डिनर चाहिए तो किसी को मेरी मदद करनी होगी, मिसेस वीजली ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं हैरी, तुम जहाँ हो वहीं बैठे रहो। तुम काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रहे हो।
टोंक्स ने उत्साह से आगे बढ़ते हुए कहा, मैं कौन सा काम करूं मॉली? मिसेस वीजली भयभीत दिखने लगी। वो झिझकते हुए बोली, ओह नहीं, तुम भी रहने दो टोंक्स, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुमने आज काफ़ी काम कर लिया है। नहीं नहीं, मैं मदद करना चाहती हूँ, टोंक्स ने उत्साह से कहा और ड्रेसर की तरफ बढ़ते समय रास्ते की कुर्सी गिरा दी। जिनी ड्रेसर से छुरी कांटे निकाल रही थी। कुछ ही समय में मिस्टर वीजली की निगरानी में भारी भरकम चाकू अपने आप मीट और सब्जी काटने लगे। मिसेस वीजली आग के ऊपर रखी देगची में चम्मच को चला रही थीं। बाकी सभी लोगों ने पेंट्री से प्लेटें, प्याले और खाना निकाला। हैरी टेबल पर सीरियस और मंडंगस के साथ बैठा हुआ था। मंडंगस अब भी पलकें झपकाते हुए अफसोस के साथ उसकी तरफ ताक रहा था। उसने पूछा, उसके बाद मिसेस फिग से मिले थे? नहीं, उसके बाद मैं किसी से नहीं मिला, हैरी ने कहा। मंडंगस ने आगे झुकते हुए सफाई देने के अंदाज में कहा, देखो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पैसे कमाने का इतना सुनहरा अवसर आ गया कि तभी हैरी के घुटनों से कोई चीज़ टकराई जिससे वो चौंक गया। ये हरमाइनी के छोटे पैरों वाली बिल्ली क्रूकशैंक्स थी। वो पहले तो हैरी के पैरों के चारों तरफ मंडराकर घुरघुराते हुए अपने प्यार का इजहार करती रही, फिर उछलकर सीरियस की गोद में चढ़ी और बैठ गई। सीरियस ने बेध्यानी से उसके कान के पीछे खुजाया और गंभीर चेहरे के साथ हैरी की तरफ मुड़ा। छुट्टियाँ अच्छी बीती? नहीं, बेकार। पहली बार सीरियस के चेहरे पर मुस्कान दिखी। क्या पता तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो? मेरे हिसाब से तो तुम्हारी छुट्टियाँ ठीक ही थी। क्या? हैरी ने अविश्वास से कहा। तुम्हारी जगह मैं होता तो दम पिशाचों के हमले का स्वागत करता। अपनी आत्मा के लिए आर पार संघर्ष करने से मेरी बोरियत दूर हो जाती है। तुम्हें लग रहा होगा तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन कम से कम तुम बाहर तो घूम फिर रहे हो, अपने हाथ पैर तो सीधे कर रहे हो, दम पिशाचों से मुकाबला तो कर रहे हो। मैं तो 1 महीने से इस मकान में कैद हूँ। हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्यों? क्योंकि जादू मंत्रालय अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वोल्डेमार्ट को अब तक पता चल गया होगा कि मैं इच्छाधारी नरपशु हूँ। वर्मटेल ने उसे बता दिया होगा, इसलिए मेरे वेश बदलने से भी अब कोई फायदा नहीं होगा। मैं माया पंछी के समूह के लिए ज़्यादा काम नहीं कर सकता, कम से कम डंबलडोर को तो यही लगता है। सीरियस ने जिस तरह डंबलडोर का नाम लिया, उससे हैरी समझ गया कि वो भी उनसे खास खुश नहीं है। हैरी अपने गॉड फादर के प्रति अचानक ज़्यादा प्रेम महसूस करने लगा। उसने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि क्या हो रहा है। ओह हाँ, मैं स्नैप की रिपोर्ट सुनता हूँ, मैं ताने सुनता हूँ कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, जबकि मैं कुर्सी पर बैठकर मज़े कर रहा हूँ। वो मुझसे पूछता रहता है कि सफाई का काम कैसा चल रहा है। कौन सी सफाई? सीरियस ने हाथ हिलाकर किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इस जगह को रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मेरी माँ की मौत हुई उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। 10 साल से यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा घरेलू जिन रह रहा था, लेकिन वो आलसी हो चुका है। उसने कोई साफ सफाई नहीं की है। सीरियस, मंडंगस ने कहा, जो बातचीत की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि एक खाली प्याले को गौर से देख रहा था। ये ठोस चांदी का है ना दोस्त? हाँ, सीरियस ने कहा और प्याले को नापसंदगी के भाव से देखा। 15वीं सदी में पिशाचों द्वारा शुद्ध चांदी से बनाया गया, जिस पर ब्लैक खानदान की मोहर लगी है। मोहर तो हट भी सकती है। मंडंगस बुदबुदाया और प्याले को अपनी आस्तीन से पोंछने लगा। तभी मिसेस वीजली चीख उठी, फ्रेड, जॉर्ज, नहीं, इन्हें उठाकर ले जाओ। हैरी, सीरियस और मंडंगस ने मुड़कर देखा और फौरन टेबल से दूर छलांग लगा दी। फ्रेड और जॉर्ज शोरबे की बड़ी कड़ाही, बटर बियर की लोहे की सुराही और चाकू सहित लकड़ी के भारी ब्रेड बोर्ड को जादू से उड़ाकर टेबल तक लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई और शोरबा टेबल पर फैलता हुआ एक कोने के पास आकर ठहर गया, जिससे टेबल की सतह पर एक लंबा काला निशान बन गया था। बटर बियर की सुराही एक धमाके के साथ गिरी और बटर बियर हर तरफ छलक गई। मिसेस वीजली चिल्लाई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें जादू करने की इजाजत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटे काम के लिए तुम अपनी छड़ियां लहराते फिरो। हम तो बस समय बचाने की कोशिश कर रहे थे। माफ करना सीरियस, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे।
हैरी और सीरियस दोनों ही हंसने लगे। बहरहाल मुंडंगस हटने की कोशिश में अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिर गया और उठते समय गालियां बक रहा था। लड़कों, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं, तुम अब बालिग हो चुके हो, तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मिस्टर वीजली ने शोरबे की कड़ाही को टेबल के बीच रखते हुए कहा। तुम्हारे किसी भाई ने हमें इतना परेशान नहीं किया। मिसेस वीजली जुड़वा भाइयों से गुस्से में बोली और उन्होंने टेबल पर बटर बियर की दूसरी सुराही इतनी जोर से पटकी कि उससे भी पहली वाली सुराही जितनी ही बटर बियर छलक गई। बिल को कुछ कदम दूर जाने के लिए कभी अंतर ध्यान होने की जरूरत नहीं महसूस हुई। चार्ली ने सामने दिखने वाली हर चीज पर जादू नहीं किया। पर्सी, वो अचानक रुक गई। उन्होंने घबराकर अपने पति की तरफ देखा, जिनके चेहरे का भाव अचानक सख्त हो गया। बिल ने जल्दी से कहा, चलो खाना खाते हैं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है मॉली। ल्यूपिन ने एक प्लेट में शोरबा डालकर टेबल के पार बैठी मिसेस वीजली को देते हुए कहा। सीरियस, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ड्राइंग रूम की डेस्क में कोई चीज़ बंद है, वो खड़खड़ करती है और हिलती रहती है। लगता है कोई बहरूपिया होगा, लेकिन मुझे लगता है उसे बाहर निकालने से पहले हमें अलेस्टर से अंदर देखने के लिए कहना चाहिए। सीरियस ने उदासीनता से कहा, जैसा आप चाहें। मिसेस वीजली ने आगे कहा, वहाँ के पर्दों में डॉग्स ही भरे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल उन्हें हम निकालने की कोशिश करें। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। सीरियस ने कहा। हैरी को उसकी आवाज़ में व्यंग का पुट सुनाई दे गया, लेकिन बाकी किसी को सुनाई नहीं दिया। हैरी के सामने बैठी टोंक्स अपनी नाक का रूप बदलकर हरमाइनी और जिनी का मनोरंजन कर रही थी। हर बार वो अपनी आंखें सिकोड़ लेती थी। उसके चेहरे पर दर्द का भाव वैसा ही आ जाता था जैसा हैरी के बेडरूम में आया था। उसकी नाक चोंच जैसे आकार में फूली और स्नैप के नाक जैसी दिखने लगी। फिर ये सिकुड़कर बटन मशरूम के आकार की हो गई और फिर दोनों नथनों से बहुत से बाल निकल आए। स्पष्ट रूप से मनोरंजन का ये कार्यक्रम हर दिन चलता था, क्योंकि हरमाइनी और जिनी अपनी पसंदीदा नाकों का आग्रह कर रही थीं। टोंक्स, सुअर जैसी बनाओ। टोंक्स ने ऐसा ही किया। हैरी को ऊपर देखते समय ऐसा लगा जैसे डडली लड़की के वेश में टेबल के पार बैठकर मुस्कुरा रहा है। मिस्टर वीजली, बिल और ल्यूपिन पिशाचों के बारे में गहन चर्चा में डूबे थे। बिल ने कहा, उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उन्हें उसके लौटने पर यकीन है भी या नहीं। जाहिर है, हो सकता है वो किसी का पक्ष ना लें, हो सकता है वो इस झमेले से दूर रहें। मुझे लगता है तुम जानते हो कौन की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मिस्टर वीजली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके कारण उन्होंने काफ़ी दुख उठाए हैं। वो पिशाच परिवार याद है जिसकी उसने पिछली बार नॉटिंघम के पास हत्या कर दी थी। ल्यूपिन बोले, मुझे लगता है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो उन्हें क्या देने का प्रस्ताव रखता है। और मैं सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने सदियों से स्वतंत्रता उनको नहीं दी है। अगर वोल्डेमार्ट उनके सामने स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव रखता है तो हो सकता है वो इस लालच में फंस जाएं। बिल, क्या तुम रेगनॉक को अपनी तरफ करने में कामयाब हुए हो? इस वक्त तो वो जादूगरों का विरोधी है। वो बैगमैन के कारण गुस्सा है। उसे लगता है कि मंत्रालय ने उसे बचाया है। पिशाचों ने उसे जो सोना उधार दिया था वो उन्हें अब तक वापस नहीं मिला है। बिल के बाकी के शब्द टेबल के बीच उठने वाले ठहाके में डूब गए। फ्रेड, जॉर्ज, रॉन और मंडंगस अपनी कुर्सियों पर हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे। मंडंगस के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो बोला, और फिर तुम यकीन करोगे, उसने मुझसे कहा, बताओ मंडंगस, तुम ये मेढक कहाँ से लाए हो? क्योंकि किसी बदमाश ने मेरे मेढक चुरा लिए हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा विल, तुम्हारे सभी मेढक चुरा लिए? तब तो तुम्हें और मेढक चाहिए होंगे। और लड़कों, मेरी बात का यकीन करो, उस मूर्ख आदमी ने अपने ही सारे मेढक मुझसे दोबारा खरीद लिए और उसके बदले में मुझे इतने पैसे दिए जितनी पहली बार खरीदने पर भी नहीं दिए थे। जब रॉन टेबल पर हंसी से दोहरा हो गया तो मिसेस वीजली तीखी आवाज में बोली, मंडंगस, मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारे बिजनेस के बारे में कुछ और सुनने की जरूरत है। मॉली, मंडंगस ने फटाफट अपनी आंख पूंछते हुए हैरी को आंख मारी, लेकिन तुम जानती हो विल ने उन मेढकों को वार्टी हैरी से चुराया था। दरअसल मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। मिसेस वीजली ने ठंडेपन से कहा, मुझे नहीं मालूम तुमने सही और गलत की परिभाषा कहाँ से सीखी है मंडंगस, लेकिन लगता है तुम कुछ महत्वपूर्ण सबक पढ़ना भूल गए हो। जॉर्ज और फ्रेड ने अपने चेहरे बटर बियर के प्यालों में छुपा लिए। जॉर्ज हिचकियां लेने लगा। न जाने क्यों मिसेस वीजली ने सीरियस को कहर ढाती नजरों से देखा और फिर उठकर पुडिंग लाने चली गईं। हैरी ने मुड़कर अपने गॉडफादर को देखा। सीरियस धीरे से बोला, मॉली को मंडंगस पसंद नहीं है। हैरी ने बहुत धीरे से पूछा, वो समूह में कैसे है? वो काम का है। वो सारे बदमाशों को जानता है, जो स्वाभाविक है क्योंकि वो खुद भी बदमाश है। सीरियस बुदबुदाया,
लेकिन डम्बलडोर ने एक बार उसे मुश्किल से बचाया था, इसलिए वो उनके प्रति बहुत वफादार है। मंडंगस जैसे बदमाश के समूह में रहने के अपने फ़ायदे हैं। वो ऐसी बातें भी सुन लेता है जो हम नहीं सुन पाते। लेकिन मॉली सोचती है कि उसे डिनर के लिए नहीं रोकना चाहिए। उसने तुम्हारी निगरानी में लापरवाही की थी और इस बात के लिए मॉली ने उसे अब तक माफ़ नहीं किया है। हैरी ने खाना खाया और कस्टर्ड इतनी जमकर खाया कि उसकी जीन्स उसके कमर पर कसने लगी। जब उसने अपनी चम्मच नीचे रखी तब तक बातचीत बंद हो गई थी। मिस्टर वीजली कुर्सी से टिक कर बैठे थे। उनके चेहरे के संतुष्टि के भाव बता रहे थे कि उन्होंने छक कर खाना खा लिया है। टोंक्स हाथ पैर फैलाते हुए जम्हाई ले रही थी। उसकी नाक दोबारा सामान्य हो चुकी थी। मिसेस वीजली ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे लगता है अब सोने का समय हो गया है। अभी नहीं मॉली। सीरियस ने अपनी खाली प्लेट दूर खिसकाई और हैरी की तरफ देखने लगा। मैं तुम पर हैरान हूँ। मैंने सोचा था कि आते ही तुम सबसे पहले काम ये करोगे कि वोल्डेमार्ट के बारे में सवाल पूछने लगोगे। कमरे का माहौल इतनी तेजी से बदल गया जैसे वहां दम पिशाच आ गए हों। कुछ सेकंड पहले सब सुस्त और उनींदे दिख रहे थे, लेकिन अब सब चौकस और यहाँ तक कि तनावपूर्ण हो गए। वोल्डेमार्ट के नाम से टेबल के चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। ल्यूपिन शराब की चुस्की लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना प्याला धीरे धीरे नीचे रख दिया और सावधानी से देखने लगे। हैरी ने गुस्से में कहा, मैंने रॉन और हरमाइनी से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा हमें समूह में शामिल होने की इजाज़त नहीं है, इसलिए। उन्होंने सही कहा था, तुम अभी बहुत छोटे हो, मिसेस वीजली बोली। वो अपनी कुर्सी पर तनकर बैठी थी। उनके बंधे हुए हाथों की मुट्ठियां भी बंध चुकी थीं। उनके चेहरे पर आलस का नामो निशान नहीं था। सीरियस ने पूछा, सवाल पूछने के लिए माया पंछी के समूह में शामिल होना कब से ज़रूरी हो गया? हैरी उस मगलू घर में 1 महीने से कैद था। उसे जानने का हक है जादूगरों की दुनिया में क्या हो रहा है। ज़रा ठहरो, जॉर्ज ने ज़ोर से बीच में टोका। फ्रेंड ने गुस्से में पूछा, हैरी के सवालों का जवाब कौन देगा? जॉर्ज ने कहा, हम आपसे 1 महीने से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें अब तक एक भी बेहुदा चीज़ नहीं बताई है। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो और समूह में नहीं हो, फ्रेड ने अपनी मम्मी की तीखी आवाज़ की नकल करते हुए कहा। हैरी तो अभी नाबालिग है, सीरियस ने शांति से कहा। अगर तुम्हें ये नहीं बताया गया है कि समूह क्या कर रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे मम्मी डैडी का फैसला है। तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है कि हैरी के लिए क्या अच्छा है, मिसेस वीजली ने तीखेपन से कहा। आमतौर पर दयालु दिखने वाला उनका चेहरा इस वक्त खतरनाक दिख रहा था। मुझे लगता है तुम डंबलडोर की बातें नहीं भूले होगे। कौन सी बात? सीरियस ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। वो वाली बात कि हैरी को जितना जानने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाए, मिसेस वीजली ने ज़रूरत शब्द पर जोर देते हुए कहा। रॉन, फ्रेड, जॉर्ज और हरमाइनी के सिर कभी सीरियस तो कभी मिसेस वीजली की तरफ मुड़ते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेबल टेनिस की रैली देख रहे हों। जिन्नी घुटनों की बल झुकी हुई थी, उसके आसपास बटर बियर की बोतलों के कई कॉर्क पड़े थे। वो अपना मुंह खोलकर इस मुठभेड़ को देख रही थी। ल्यूपिन की आंखें सीरियस पर जमी हुई थी। सीरियस ने कहा, मॉली, उसे जितना जानने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मैं उसे बताना भी नहीं चाहता, लेकिन चूंकि उसी ने वोल्डेमार्ट को लौटते देखा है इसलिए उसे बाकी लोगों से ज़्यादा जानने का हक है। मिसेस वीजली ने सीरियस की बात काटते हुए कहा, वो माया पंछी के समूह का सदस्य नहीं है और सिर्फ 15 साल का है और वो समूह के ज़्यादातर लोगों के बराबर बहादुरी दिखा चुका है और उसने कई लोगों से तो ज़्यादा बहादुरी दिखाई है, सीरियस ने कहा। कोई भी उसकी बहादुरी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो अब भी। मिसेस वीजली की आवाज़ ऊंची हो गई। उनकी मुट्ठियां कुर्सी के हथों पर कांपने लगीं। वो बच्चा नहीं है, सीरियस ने अधीरता से कहा। वो बालिग भी नहीं है, सीरियस, वो जेम्स नहीं है, सीरियस ने ठंडे लहजे में कहा। मॉली, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो कौन है। मिसेस वीजली बोली, मुझे नहीं लगता तुम्हें मालूम है। जब तुम उसके बारे में बातें करते हो तो कई बार ऐसा लगता है जैसे तुम समझ रहे हो कि तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त वापस मिल गया है। हैरी ने कहा, तो इसमें क्या गलत है? हैरी, इसमें गलत यह है कि तुम्हारी शक्ल भले जेम्स जैसी हो, लेकिन तुम जेम्स नहीं हो। तुम अब भी स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारे लिए जिम्मेदार वयस्कों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए, मिसेस वीजली ने कहा। उनकी आंखें अभी सीरियस पर गड़ी हुई थीं। इसका मतलब यह है कि मैं गैर जिम्मेदार गॉडफादर हूँ? सीरियस ने तेज आवाज में पूछा। इसका मतलब ये है सीरियस कि तुम जल्दबाजी में काम करने के लिए मशहूर हो, इसीलिए तो डंबलडोर तुम्हें बार बार घर के अंदर रहने की याद दिलाते हैं। और सीरियस ने जोर से कहा, बेहतर होगा इस मामले में आप डंबलडोर को दूर रखें।
आर्थर, आर्थर मेरी मदद करो, मिसेस वीजली अपने पति की तरफ मुड़ते हुए बोली। मिस्टर वीजली तत्काल कुछ नहीं बोले। उन्होंने चश्मा उतारा, दुशाले से साफ किया, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा। चश्मा सावधानी से नाक पर चढ़ाने के बाद उन्होंने जवाब दिया, मॉली, डंबलडोर भी जानते हैं कि स्थिति बदल गई है। वो मानते हैं कि हैरी मुख्यालय में रहने वाला है, इसलिए कुछ हद तक जानकारी उसे देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब देना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से ल्यूपिन ने आखिर सीरियस से नजरें हटाकर धीमे से कहा। मिसेस वीजली इस आशा में उनकी तरफ मुड़ी कि आखिर अब उन्हें एक समर्थक मिल गया है। मुझे लगता है कि हैरी को सच्चाई बता देनी चाहिए, सारी सच्चाई नहीं मॉली, बल्कि मोटी मोटी बातें। ये अच्छा रहेगा कि वो दूसरों की गलत और गड़बड़ जानकारी की बजाय हमसे सच्चाई जान ले। हैरी समझ गया था कि कम से कम ल्यूपिन तो ये बात जानते थे कि कुछ विस्तारित कांड मिसेस वीजली की पकड़ में नहीं आ पाए थे। अच्छी बात है। मिसेस वीजली ने गहरी सांस लेते हुए इस उम्मीद में चारों तरफ देखा कि कोई तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तो वो बोली, अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ मेरी बात से कोई सहमत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, डंबलडोर के पास कोई तो कारण होगा जो वो हैरी को ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते होंगे। मैं हैरी का भला चाहती हूँ। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, सीरियस ने धीरे से कहा। वो बेटे जैसा ही है, मिसेस वीजली ने आक्रोश से कहा। उसके पास और कौन है? उसके पास मैं हूँ। हाँ, मिसेस वीजली ने होंठ सिकोड़ कर कहा। दिक्कत यह है कि जब तुम अस्कबान में कैद थे तो उसकी देखभाल करना तुम्हारे लिए मुश्किल था, है ना? सीरियस अपनी कुर्सी से उठने लगा। मॉली, इस टेबल पर सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे हैरी की चिंता है, ल्यूपिन ने तीखी आवाज में कहा। सीरियस, बैठ जाओ। मिसेस वीजली का निचला होंठ कांपने लगा। सीरियस धीरे धीरे अपनी कुर्सी में दोबारा धंस गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। मुझे लगता है इस बारे में हमें हैरी की राय जान लेनी चाहिए, ल्यूपिन ने कहा। वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। हैरी ने तपाक से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। उसने मिसेस वीजली की तरफ नहीं देखा। उनकी ये बात उसके दिल को छू गई थी कि वो उसे अपने बेटे जैसा मानती हैं, लेकिन वो उनके अति संरक्षणवादी तरीके से बेचैन हो रहा था। सीरियस ने सही कहा था, वो बच्चा नहीं है। मिसेस वीजली ने टूटती आवाज में कहा, बहुत बढ़िया। जिनी, रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज, मैं चाहती हूँ तुम लोग इस किचन से बाहर जाओ। तत्काल कोहराम मच गया। फ्रेड और जॉर्ज एक साथ चिल्लाए, हम बालिग हैं। रॉन चिल्लाया, अगर हैरी सुन सकता है तो मैं क्यों नहीं? जिनी ने सुबकते हुए कहा, मम्मी, मैं भी सुनना चाहती हूँ। नहीं। उनकी आंखें पहले से ज्यादा तेज चमक रही थीं। मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। मॉली, तुम फ्रेड और जॉर्ज को नहीं रोक सकती, वो लोग बालिग हो चुके हैं। मिस्टर वीजली ने थके अंदाज में कहा, वो अभी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कानूनन अब वो बालिग हैं। मिस्टर वीजली ने उसी थके अंदाज में जवाब दिया। मिसेस वीजली का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। अच्छा ठीक है, फ्रेड और जॉर्ज यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन रॉन, हैरी वैसे भी मुझे और हरमाइनी को सारी बात बता देगा। रॉन ने जोश से कहा, है ना हैरी? उसने हैरी की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा। एक पल के लिए तो हैरी के मन में आया कि रॉन से कह दे कि वो उसे एक शब्द भी नहीं बताएगा, उसे भी उसी तरह अंधेरे में रखेगा जैसा उसने हैरी के साथ किया था। लेकिन रॉन से नजरें मिलते ही उसके मन से वो दुष्ट भाव गायब हो गया। हैरी ने कहा, और क्या, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रॉन और हरमाइनी के चेहरे खिल उठे। अच्छी बात है, ठीक है जिनी, तुम तो अपने कमरे में जाओ। जिनी शांति से नहीं गई। सीढ़ियां चढ़ते समय गुस्से से भन्नाती रही और अपनी माँ पर भड़ास निकालती रही। हॉल में पहुंची तो मिसेस ब्लैक की कान फोड़ू चीखों ने कोलाहल बढ़ा दिया। शांति कायम करने के लिए ल्यूपिन जल्दी से तस्वीर के पास गए। जब वो लौट कर आए तो किचन का दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर बैठ गए। सीरियस बोला, ठीक है हैरी, तुम क्या जानना चाहते हो? हैरी ने गहरी सांस ली। वो सवाल पूछा जो 1 महीने से उसके दिमाग में कुलबुला रहा था, वोल्डेमॉर्ट कहाँ है? उसने पूछा और उस नाम को सुनकर चौंकने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया। वो क्या कर रहा है? मैं मगलों की न्यूज़ देख रहा हूँ और अब तक उसके बारे में एक भी संकेत नहीं मिला है। किसी अजीब मौत की खबर नहीं है। सीरियस ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई अजीब मौत अब तक हुई नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं, और हम काफ़ी कुछ जानते हैं। ल्यूपिन ने कहा, उसे जितना लगता है हम उससे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि वो लोगों को नहीं मार रहा है? हैरी ने पूछा। वो जानता था कि वोल्डेमॉर्ट ने पिछले साल ही 1 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी। क्योंकि वो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, ये उसके लिए खतरनाक साबित होगा। उसकी वापसी वैसी नहीं हो पाई जैसी वो चाहता था। उसने गड़बड़ कर दी, सीरियस ने कहा, या यूं कहें कि तुमने गड़बड़ कर दी, ल्यूपिन ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा।
हैरी ने चकराते हुए पूछा, कैसे? वो नहीं चाहता था कि तुम जिंदा बच जाओ। अपने प्राण भक्षियों को छोड़कर वो किसी को अपने लौटने की भनक नहीं लगने देना चाहता था, लेकिन तुम बच गए। तुमने उसके आने की बात फैला दी, सीरियस ने कहा। ल्यूपिन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और अपनी वापसी की जानकारी वो जिस व्यक्ति को सबसे आखिर में देना चाहता था वो डंबलडोर थे, और तुमने डंबलडोर को सबसे पहले बता दिया। हैरी ने पूछा, इससे क्या फायदा हुआ? तुम पागल हो गए हो? बिल ने हैरानी से कहा। तुम जानते हो कौन सिर्फ डंबलडोर से ही तो डरता है। सीरियस बोला, तुम्हारी बदौलत डंबलडोर ने वोल्डेमॉर्ट के लौटने के 1 घंटे के भीतर ही माया पंछी के समूह को पुनर्जीवित कर दिया। हैरी ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, समूह क्या कर रहा है? सीरियस ने जवाब दिया, पूरी कोशिश कि वोल्डेमॉर्ट अपने इरादे में कामयाब ना हो पाए। हैरी ने जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम उसके क्या इरादे हैं? डंबलडोर को अंदाजा है, और डंबलडोर के अंदाजे आमतौर पर सही साबित होते हैं। तो डंबलडोर के हिसाब से उसके क्या इरादे हैं? सबसे पहले तो वो अपने समूह को दोबारा खड़ा करना चाहता है, सीरियस ने कहा। पुराने दिनों में उसके पास बहुत सारे लोग थे जो उसके इशारों पर काम करते थे, जादूगर और जादूगरनियां, जिन्हें उसने जादू से या डरा धमकाकर अपना आदेश मानने के लिए मजबूर किया था, और उसके वफादार प्राण भक्षी और बहुत सारे अन्य जादुई प्राणी। तुमने कब्रिस्तान में सुना था कि वो दानवों को अपने दल में शामिल करने की योजना बना रहा है। वे उन कई समूहों में से एक हैं जिन्हें वो अपने दल में शामिल करना चाहता है। सिर्फ 1 दर्जन प्राण भक्षियों के दम पर वो जादू मंत्रालय पर कब्जा जमाने की नहीं सोचेगा। तो आप लोग उसे ज़्यादा समर्थक जुटाने से रोक रहे हैं? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ल्यूपिन ने कहा। कैसे? बिल बोला, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लौट आया है। हम सतर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। क्यों? मंत्रालय के रवैये के कारण, टोंक्स ने कहा। हैरी, तुम जानते हो कौन की वापसी के बाद तुमने कॉर्नेलियस फज को देखा था ना? देखो, वो अपनी बात से जरा भी टस से मस नहीं हुआ है। वो मानने को तैयार नहीं है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। लेकिन क्यों? वो इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर रहे हैं? अगर डंबलडोर, हैरी ने हताशा से कहा। ओह, अब तुमने सही जगह पर उंगली रखी है, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा। डंबलडोर, टोंक्स ने दुखी होकर कहा। फज उनसे डर रहे हैं, हैरी ने हैरानी से पूछा। डंबलडोर से डर रहे हैं? मिस्टर वीजली बोले, उनके इरादों से डर रहे हैं। फज को लगता है डंबलडोर उन्हें मंत्री पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो खुद जादू मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन डंबलडोर ऐसा नहीं चाहते हैं। जाहिर है वो ऐसा नहीं चाहते हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। वे मंत्री बनना ही नहीं चाहते थे। हालांकि मिलीसेंट बैगनोल्ड के रिटायरमेंट के बाद बहुत से जादूगर उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। डंबलडोर के पद ठुकराने के बाद फज मंत्री बन गए, लेकिन वो बात वो कभी नहीं भूले कि मंत्री बनने के लिए आवेदन न करने के बावजूद डंबलडोर कितने लोकप्रिय थे और उन्हें कितना जनता का समर्थन मिलता था। ल्यूपिन बोले, मन ही मन फज जानते हैं डंबलडोर उनसे ज़्यादा चतुर हैं, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली जादूगर हैं। मंत्री बनने के बाद शुरुआती दिनों में तो वो हमेशा डंबलडोर से मदद और सलाह मांगते थे, लेकिन अब लगता है उन्हें सत्ता का चस्का लग गया है। वो अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए हैं। उन्हें जादू मंत्री पद से मोह हो गया है। उन्होंने खुद को विश्वास दिला दिया है कि वो चतुर हैं और डंबलडोर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि डंबलडोर इस बारे में झूठ बोल सकते हैं, या मैं इस बारे में झूठ बोल सकता हूँ? सीरियस ने कटुता से कहा। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के वापस लौटने से एक बड़ा संकट आ जाएगा, जिससे मंत्रालय पिछले 14 सालों से बच रहा था। फज इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय ये मुगालता ज़्यादा अच्छा है कि डंबलडोर उनकी गद्दी छीनने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ल्यूपिन ने कहा, अब तुम हमारी मुश्किल समझ गए होगे। अगर मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि वोल्डेमॉर्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लोगों को उसकी वापसी का यकीन दिलाना बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पर इसलिए वो इस बारे में यकीन भी नहीं करना चाहते हैं। यही नहीं, मंत्रालय अब दैनिक जादूगर का सहारा ले रहा है। इसी कारण जादूगर समुदाय के ज़्यादातर लोगों को इस बात का ज़रा भी यकीन नहीं है कि क्या हुआ था। इस तरह वो प्राण भक्षियों के समूहन शाप के आसान निशाने बन जाते हैं। लेकिन आप तो लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, है ना? हैरी ने मिस्टर वीजली, सीरियस, बिल, मंडंगस, ल्यूपिन और टोंक्स की तरफ देखते हुए कहा। आप लोगों को बता तो रहे हैं कि वो लौट आया है। सब ठंडे अंदाज में मुस्कुराए। सीरियस बेचैनी से बोला, चूंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सामूहिक हत्यारा हूँ, सिरफिरा हूँ, और मंत्रालय ने मेरे सिर पर 10,000 गैलियन का इनाम रखा है, इसलिए मैं सड़क पर जाकर पर्चे तो नहीं बांट सकता, है ना? और ज़्यादातर जादूगर मुझे डिनर पर मेहमान के रूप में नहीं बुलाना चाहेंगे, ल्यूपिन ने कहा। ये नर भेड़िया होने का नुकसान है।
सीरियस ने कहा, अगर टोंक्स और आर्थर अपना मुंह खोलेंगे तो नौकरी चली जाएगी और हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रालय के भीतर हमारे जासूस रहें, क्योंकि हमें यकीन है कि वोल्डेमार्ट के जासूस वहाँ पहले से होंगे। हम कुछ लोगों को यकीन दिलाने में सफल हुए हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। टोंक्स को ही देख लो, इतनी छोटी है कि पिछली बार वो माया पंछी के समूह में नहीं थी। हमारे दल में ऑरर्स को शामिल करना बहुत फ़ायदेमंद है। किंग्सले शेकलबोल्ट भी बहुत काम का है। वो सीरियस को पकड़ने के अभियान का मुखिया है और मंत्रालय को जानकारी दे रहा है कि सीरियस तिब्बत में है। लेकिन अगर आप में से कोई ये खबर नहीं फैला रहा है कि वोल्डेमार्ट लौट आया है, किसने कहा कि हम में से कोई खबर नहीं फैला रहा है? तुम्हें क्या लगता है डंबलडोर इतनी मुश्किल में क्यों हैं? सीरियस ने कहा। हैरी ने पूछा, आपका क्या मतलब है? वे लोग डंबलडोर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ल्यूपिन ने कहा। क्या तुमने पिछले हफ्ते का दैनिक जादूगर नहीं पढ़ा? उसमें यह खबर छपी थी कि डंबलडोर के बुढ़ापे और मानसिक अस्थिरता के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। लेकिन ये सच नहीं था। उन्हें इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में वोल्डेमार्ट की वापसी का ऐलान कर दिया था। उन्हें वाइजनगेमट यानी जादूगर न्याय सभा के प्रमुख जादूगर के पद से भी हटा दिया गया है और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनका ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास भी छीन लिया जाएगा। बिल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डंबलडोर कहते हैं जब तक उन्हें चॉकलेट मेढक के कार्डों से नहीं हटाया जाता उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, मिस्टर वीजली ने तीखी आवाज में कहा। अगर वो इस तरह मंत्रालय की अवहेलना करते रहे तो उन्हें अज़्काबान भेजा जा सकता है और हम कभी नहीं चाहेंगे उन्हें कैद कर लिया जाए। जब तक तुम जानते हो कौन को ये पता है कि डंबलडोर हैं और उसके इरादों को भांप सकते हैं, वो सावधानी से कदम उठाएगा। लेकिन अगर डंबलडोर रास्ते से हट जाते हैं तो फिर तुम जानते हो कौन के सामने खाली मैदान होगा। हैरी ने हताशा में पूछा, लेकिन अगर वोल्डेमार्ट जादूगरों को प्राणभक्षी बनाने की कोशिश कर रहा है तो सबको उसके लौटने का पता तो चल जाएगा, है ना? हैरी, वोल्डेमार्ट लोगों के घर जाकर उनके दरवाजे नहीं खटखटाता। उसके पास कई चालें हैं, मंत्र है। वो लोगों को ब्लैकमेल करता है। वो छिपकर काम करने में माहिर है, चाहे वो समर्थक जुटाना हो या सिर्फ एक काम करना जिसमें उसकी दिलचस्पी है। उसकी दूसरी योजनाएं भी हैं, ऐसी योजनाएं जिन पर वो चुपचाप अमल कर सकता है और इस वक्त वो उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। हैरी ने सीरियस का जवाब सुनते हुए पूछा, समर्थक जुटाने के अलावा उसकी क्या योजना है? उससे दिख गया कि सीरियस ने जवाब देने से पहले ल्यूपिन की तरफ देखा। वो चोरी से कोई सामान हथियाना चाहता है। जब हैरी उलझन में दिखा तो सीरियस ने आगे कहा, कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसी चीज जो पिछली बार उसके पास नहीं थी जब वो बहुत शक्तिशाली था। हाँ, किस तरह का हथियार? मृत्यु दंशम से भी ज्यादा बुरा? अब बहुत हो गया, मिसेस वीजली ने दरवाजे के पास की छाया में खड़े होकर कहा। हैरी का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि वो जीनी को ऊपर की मंजिल पर छोड़ने के बाद नीचे आ गई थीं। उनके हाथ बंधे हुए थे, वो गुस्से में दिख रही थीं। उन्होंने फ्रेड, जॉर्ज, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तुम सब अपने बिस्तर पर जाओ। तुम सभी, फ्रेड ने कहा, आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? फिर उन्होंने सीरियस की तरफ देखते हुए कहा, तुमने हैरी को काफी जानकारी दे दी है। अब अगर तुमने उसे जानकारी दी तो वो सीधे समूह में शामिल हो जाएगा। क्यों नहीं? मैं शामिल हो जाऊंगा। मैं शामिल होना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा। नहीं, ये आवाज मिसेस वीजली की नहीं बल्कि ल्यूपिन की थी। समूह में सिर्फ बालिग जादूगर शामिल हो सकते हैं, ऐसे जादूगर जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। इस काम में ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में तुम लोगों को जरा अंदाजा नहीं है। सीरियस, मुझे लगता है मौली की बात सही है। हमने काफी कुछ बता दिया है। सीरियस ने कंधे उचका दिए, बहस नहीं की। मिसेस वीजली ने अपने बेटों और हरमाइनी को इशारा किया। एक एक करके वो सब उठे, खड़े हो गए। हैरी भी मन मार कर उनके पीछे चल दिया।